मेरी बीवी बहुत नेक थी। मेरे दोस्त अक्सर एक खूबसूरत शीशा का जिक्र करते थे। जब मैंने इसे देखा तो इस पर दिल हार बैठा। मैंने इसे खुफिया निकाह कर लिया था। अब मेरा दिल काम पर कम ही लगता था, जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। तो मैंने इस दो शीशा की जिस्म फरोशी करना शुरू कर दी। इसे भी इन सब से कोई मसला ना था। एक रात मेरा दोस्त मेरे पास आया और एक रात किसी लड़की के साथ गुजारने के लिए फ्लैट का एक कमरा लेने की बात की, तो मैंने इसे कमरा दे दिया। मैं अपनी घड़ी तो इसी कमरे में भूल गया था। मैं जो ही इनके कमरे में दाखिल हुआ, आगे का मंजर देखते रूह काम गई, क्योंकि सामने मेरी ही नेक और पाकबाज बीवी मेरे दोस्त के साथ वो सिसकियों से मेरे सामने रो रही थी। इसका कसूरवार मैं था। वो तो मेरे जुर्म की सजा काट रही थी। मुझे एक मजलूम की बद्दुआ याद आने लगी। वो भी इस वक्त यूं ही मेरे सामने ऐसे ही सिसकियां लेते हुए हाथ जोड़े मुझसे अपनी जान की खलासी मांग रही थी। इस वक्त मुझे इस पर रहम नहीं आया था। मकाफाते अमल का ये अमल मुझे ऐसी अजियत में मुब्तला कर गया था कि आंसू मेरी आंखों से भी गिर रहे थे। काश कि मेरे जुर्म की सजा सिर्फ मुझे मिलती, लेकिन इसे तो वो बद्दुआ खा गई जो कभी किसी बेबस लड़की ने मुझे दी थी। काश कि वक्त का पहिया वापस को पलट सकता, या काश वो लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं गिर गिरा के इससे माफी मांग लूं। लेकिन अपनी गुनाहों भरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगी। मैं शुरू से ही रंगीन मिजाज था। मुझे अपनी मुखालफत जिन्स में हद दर्जा दिलचस्पी थी। लड़कपन की उम्र में भी मैंने कई लड़कियों से अफेयर चलाए थे, लेकिन जब बात शादी की शुरू हुई तो मैंने अपनी कजन राहिला का इंतखाब किया, क्योंकि वो सोमो सलाद की पाबंद और नेक अतवार की मालिक थी। फिर हमारे मुआशरे का भी यही अलमिया है, मर्द चाहे कुछ भी करता रहे, कैसे ही गैर इखलाकी हरकतों का आदी हो, बस बीवी नेक होनी चाहिए ताकि घर और बच्चों की तरबियत अच्छी हो सके। मेरी सोच भी ऐसी थी। राहीला के साथ मेरे शुरू के 2-3 साल बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन हम जैसे मर्दों को भला कहाँ बीवी से तसल्ली होती है। मैंने लड़कपन में भी बेहक वक्त 4-4 लड़कियों से दोस्ती की थी। मुझे बस यही एक शौक था। कई बार लाहौर के रेड लाइट एरिया में रक्स की महफिलों पर मैंने बेदर्रेक पैसा लुटाया था, अपनी रातें रंगीन बनाई थी। मुझे अपनी जवानी भरपूर तरीके से एंजॉय करनी थी, और वो मैं कर भी रहा था। मुझे नजरों की गुस्ताखी की आदत सी हो चुकी थी कि मेरी बेपाक नजरों पर मेरा इख्तियार नहीं रहा था। मैं कभी ससुराल भी राहिला के साथ चला जाता तो इसकी बहन और भाभीियों को बड़ी तरसी हुई नजरों से देखता था। वो मुझे नागवारी से घूरती हुई मुझसे कतराने लगती और मेरे अंदर का शैतान कह के लगाने लगता। मुझे अपने किसी भी किस्म के गैर इखलाकी किस्म के अमल पर जरा अफसोस ना था, क्योंकि मुझे अपने अंजाम की जरा परवाह ना थी। अगर मुझे मालूम हो जाता जिस गुनाह को मैं मामूली समझकर कर रहा हूँ, इसका अजाब कितना दर्दनाक है, इसका अंदाजा जब तक इंसान को होता है वक्त हाथ से फिसल चुका होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोग कहते हैं शराब का नशा चढ़ जाए तो कम वक्त सर चढ़कर बोलता है, लेकिन मैं कहता हूँ जिसे औरत का नशा चढ़ जाए इस पर शराब भी बेअसर रहती है। शादी के बाद भी हम दोस्तों की रूटीन नहीं बदली थी। अपनी अयाशी को पूरा करने के लिए हम दोस्तों ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा था, जिसकी चाबी अमूमन मेरे पास रहती थी, क्योंकि चारों दोस्तों में मुझे इस गुनाह का चस्का ज्यादा था। मैं अक्सर रातें इसी फ्लैट में नई से नई माँ जबीनों के साथ गुजारता था। राहीला बहुत शरीफ सी लड़की थी। मैं इसे जो भी झूठा बहाना बनाकर बताता वो यकीन कर लेती थी। मुझे अपनी बीवी की शराफत और मासूमियत पर कभी हंसी आती थी कि कैसी अजीब और अहमक औरत है, मर्द जात पर भरोसा कितने आराम से कर लेती है। मेरा वक्त यूं ही गुजर रहा था कि इन्हीं दिनों हमारे घर हमारी मुलाजमा की बेटी काम करने आने लगी थी। मुलाजमा बूढ़ी थी इसलिए बीमार रहने लगी थी। इसकी बेटी थी तो बेहद खूबसूरत, लेकिन बहुत कम उम्र थी, यही कोई बामुश्किल 17 साल की। लेकिन मेरे अंदर बैठे शैतान को कहाँ उम्रों का पास था। इसे देखकर मेरे अंदर छुपी हवस की प्यास जाग उठी थी। हवस ऐसी लानत है कि जिसको अपना आदी बना ले, इसकी प्यास कभी नहीं बुझती। मैं इस लड़की को जिस भूखी नजरों से देखता था वो बेचारी सहमी सहमी सी रहने लगी थी। मुझे बस ऐसे मौके की तलाश थी जब राहीला घर पर ना हो, क्योंकि मेरे वालिदैन हयात ना थे। घर पे सिर्फ मैं और राहीला ही रहते थे, और राहीला इस लड़की को एक लम्हा भी तन्हा नहीं छोड़ती थी। लेकिन शैतान भी हम जैसे कमीनों को मौका दे ही देता है।
एक दिन अचानक से पड़ोस में किसी का इंतकाल हो गया। राहीला वहां चली गई। वो लड़की मेरे ही कमरे में काम कर रही थी। मुझे और क्या चाहिए था? शिकारी खुद ही मेरे जाल में फंस चुका था। मैं लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था। जैसे ही राहीला पड़ोस के गई, मैंने बाहर का दरवाजा बंद करके लॉक किया और कमीनगी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए अपने कमरे में चला गया। वो दुबली पतली सी लड़की मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। वो मुझे भाई कहकर ही मुखातिब करती थी, लेकिन मैं इस लफ्ज का मतलब तक नहीं समझता था, क्योंकि मेरी कोई सगी बहन थी ही नहीं। इसलिए मैंने किसी लड़की को इज्जत से कभी देखा ही नहीं था। हर लड़की पर मेरी बस एक ही नजर उठती थी, वो थी नापाक और गलीज किस्म की नजर। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद किया, वो लड़की चौंक सी गई थी। वो झाड़ू लगा रही थी। ये एकदम से खड़ी हो गई। कहने लगी, भाई राहीला आपा कहाँ है? मैंने कहा, पड़ोस में गई है। ये कहते हुए मैं इसके करीब आने लगा था, लेकिन वो घबरा सी गई। कहने लगी, आप इस कमरे से बाहर चले जाएं, मुझे इस कमरे का काम करना है। लेकिन मुझ पर इसकी बात का कहाँ असर था। मैं अपनी खबासत भरी हंसी हंसने लगा। मैंने कहा, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी काम है। ये कहकर मैंने इसका हाथ थाम लिया। वो शायद मेरे इरादे भांप गई थी, इसलिए अपना हाथ छुड़वाने लगी। रोने लगी, लेकिन मेरी ताकत के सामने इस कमसिन लड़की का एहतजाज भला क्या मायने रखता था। वो रोती रही, मेरे सामने हाथ जोड़ती मिन्नत समाजत करती रही, सिसकियां लेती रही, लेकिन मेरे अंदर के जानवर को कहाँ किसी पर रहम आता था। मुझे पता था कि वो करीब है, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरी आंखों में ऐसी हवस की पट्टी बंधी थी कि मैं कभी किसी लड़की को अगर इन नजरों से देख लेता तो छोड़ता नहीं था, जब तक कि गुनाह न कर लेता था। अब भी मैंने वही किया था, और बाद में अपने बटुए से कई नोट निकाल कर इस लड़की पर उछाल दिए। मेरी नजर में शायद औरत एक बिकाऊ माल थी, जिसकी कीमत बस नोटों से अदा हो जाती थी। वो बेतहाशा रो रही थी। मुझे अब रहीला के वापस लौटने की फिक्र सताने लगी थी। वो अब भी रोए जा रही थी। मैं इसके रोने पर कहने लगा, अगर तुमने जुबान खोली तो तुम पर चोरी का इल्जाम लगा दूंगा। ये पैसे लो और अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो। लेकिन इस लड़की ने वो पैसे पकड़कर कई टुकड़ों में फाड़कर फेंक दिए और मेरे मुंह पर थूक दिया। इसकी इस हरकत पर मुझे शिद्दत से गुस्सा आने लगा। कहने लगी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरे अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अल्लाह करे तुझे कोढ़ हो जाए, तुम मर जाए, तेरी बहन बेटी के साथ भी यही सलूक हो। वो रोते हुए मुझसे कह रही थी। मुझे इसकी इस किस्म की बददुआओं से जरा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए कि मेरा दिल गुनाहों की वजह से इस कदर स्याह हो चुका था कि इस पर कोई भी नसीहत या बद्दुआ असर नहीं करती थी। मैंने एक गंदी सी गाली जेरे लब इस लड़की को दी और अपना चेहरा साफ करने लगा जिस पर इसने थूका था। इसी असना में रहीला वापिस आ गई। वो लड़की रोते हुए इसके साथ लग गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने रहीला से कहा कि तुम्हें होश है कि घर में मुलाजमा क्या क्या हरकतें करती फिरती हैं। मैं उल्टा राहीला पर ही बरसने लगा था। मैंने कहा, तुम्हारे जेवरात चुरा रही थी ये लड़की। जब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो बेशरम लड़की ने अपनी चादर उतार दी, कपड़े फाड़ लिए। कहने लगी, मुझ पर इल्जाम लगा देगी। मेरी बात पर वो लड़की मुझे ताज्जुब से देखने लगी। कहने लगी, क्यों झूठ बोल रही हो अपनी बीवी के सामने? राहीला ने भी मेरी बात पर एतबार करते हुए इसी लड़की को चोर समझ लिया। वो मुझे बद्दुआएं देती हुई चली गई। चंद दिन में ही बात आई गई हो गई। मैं अपनी इसी मस्ती में गुम था कि जब एक बार एक ऐसी दोशीज़ा को देखा कि मैं आंखें झपकना भूल गया। जब मेरी जिंदगी में नरमीन आई, वो लड़की बेहद हसीन थी। इसे मैंने एक रक्स की महफिल में देखा था और इस पर फरिफ्ता हो गया था। इसका हुस्न बाकमाल था। वो ऐसी हसीन लड़की थी कि जिसे देखकर इंसान पलटना भूल जाए। वो रक्स कर रही थी और मेरी बेताब नजरें इसके पूरे वजूद का तवाफ कर रही थी। मेरी नजरों की वारफतगी पर मेरा इख्तियार नहीं रहा था। दिल की बेइख्तियारी का ये आलम था कि इसकी कुर्बत का शिद्दत से मुतमन्नी था। लेकिन मेरे होश उड़कर रह गए जब इस लड़की की माँ ने इसका सौदा किसी और रईस के साथ कर दिया। आज तक मैंने जिस लड़की को पसंद किया था, इसी रात इसे अपने कमरे की जीनत बनाया था। मेरे पास पैसों की कमी ना थी। बाप का सजा सजाया बिजनेस था जिसकी कुर्सी पर मैं बस जाकर बैठ जाता था। मुझे नरमीन के हुस्न ने इस कदर पागल कर दिया कि मेरी इसकी माँ से बहुत बहस हुई कि मुझे हर हाल में आज ही नरमीन के साथ रात गुजारनी है। लेकिन वो ना मानी। मैंने ये भी कहा कि वो मुझसे डबल कीमत ले ले,
लेकिन वो कमबख्त औरत कहने लगी कि जुबान दे चुकी है, इसलिए अपनी जुबान से फिरेगी नहीं। मेरे अंदर तो आग सी लग गई थी। ऐसा मुझसे कहाँ बर्दाश्त होता था कि मुझे किसी लड़की की तमन्ना हो और मैं इसे अपने कमरे में ना देखूं। कुछ शराब का नशा भी बहुत बढ़ गया था और कुछ नरमीन के शबाब ने मेरे अंदर उधम मचा दी थी। मेरे दोस्तों ने बहुत कहा कि कल आ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं मान रहा था। मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। मुझे नरमीन की माँ पर गुस्सा आ रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो राहिला मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे नशे में देखकर परेशान हुई थी। वैसे मैं तो शराब बहुत कम पीता था और इसके बाद तेज खुशबू वाली कोई चीज खा लेता था, इसलिए राहिला को पता नहीं चलता था। लेकिन आज नरमीन के हुस्न ने मेरे जज्बात को हवा दी थी। मैं पूरी बोतल ही पी चुका था। लड़खड़ाते कदमों से मैं घर में दाखिल हुआ था। रहीला के सहारे से कमरे तक पहुंचा था। बेड पर लेटकर मुझे अपनी होश ना रही थी। मेरी जब आंख खुली तो राहिला रो रही थी। पहले तो मुझे ये याद नहीं आया कि रात को मैं किस हालत में घर लौटा था, लेकिन जब कुछ होश कायम हुए तो राहिला के रोने की वजह समझ आने लगी। मैंने मसनूई मासूमियत मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा कि मेरे दोस्तों ने जूस में नशा मिला दिया था, वरना मैं तो ऐसी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाता। राहिला कहने लगी, आप अपने ऐसे दोस्तों को छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन मैंने कहा, उन्होंने ये सब मजाक में किया था, लेकिन इन्हें क्या पता कि मुझे ऐसी चीजों की आदत नहीं है, इसलिए मुझ पर नशा ज्यादा ही असर कर गया। मैं जितना अपनी बीवी की नजर में शरीफ और मासूम बनता था, वो भरोसा कर लेती थी और मैं इस अहमक की बेवकूफी पर तन्हाई में हंसने लगता था। लेकिन मेरी अयाशी की वजह से अब मेरे बाप की फैक्ट्री नुकसान उठाने लगी थी, क्योंकि मेरी तवज्जो तो कारोबार की तरफ बिल्कुल हट गई थी। मैं रात को फिर से नरमीन के कोठे पर पहुंच गया। इस पर मैंने बेसाख्ता पैसा लुटाना शुरू कर दिया। अपनी बीवी की कई सोने की चीजें मैंने चोरी छुपे नरमीन को तोहफे में दी थी। वो भी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, और वो मुझसे मोहब्बत क्यों ना करती? मेरे पास कमी किस चीज की थी? मैं पैसे के नशे में हद दर्जा चूर नौजवान था। समझता था जिसे चाहूं लाल नोट दिखाकर अपना गर्विदा बना लूं। लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि वक्त एक सा नहीं रहता। मेरा वक्त भी बदलने लगा था। मैं नरमीन की मोहब्बत में ऐसा मुब्तला हुआ कि मैंने बाकी लड़कियों को छोड़ दिया। एक भारी रकम इसकी माँ को देकर मैंने इसे खरीद लिया और इससे निकाह करके इसे इसी फ्लैट में रख लिया। मेरे निकाह का बस मेरे दोस्तों को ही इल्म था। मेरे दिन रात अब नरमीन के साथ ही गुजरने लगे थे। मैं अब कई रातें घर नहीं जाता था। नरमीन मुझे रोज शराब पिलाने लगी थी। मैं अब ज्यादातर नशे का आदी होने लगा था। मैं 4-5 दिन बाद जब घर लौटा तो राहीला मुझे देखकर मेरे सीने से लगकर रोने लगी। न जाने क्यों वो फूट फूट कर रो रही थी। कहने लगी, आप घर क्यों नहीं आते हैं? आपको क्या खबर मैंने ये दिन कैसे गुजारे हैं? 4 दिन से आप कहाँ थे? वो शायद मेरी गैर मौजूदगी से घबरा गई थी। मैंने कहा, बिजनेस के सिलसिले में मुझे अचानक दूसरे शहर जाना पड़ा और मैं इतना मसरूफ था कि तुम्हें इत्तला भी नहीं दे सका। लेकिन आइंदा तुम्हें बताकर जाया करूंगा। मेरा कारोबार दिन ब दिन तबाह हो रहा था। सारा पैसा मैं अयाशी में उड़ाने लगा था। नरमीन के हुस्न का नशा जब तक उतरा मेरा दिवालिया निकल चुका था। मेरी फैक्ट्री कर्जे में डूब चुकी थी। मुझे वो बेचनी पड़ गई। लेकिन मुझ पर कर्जा इससे भी ज्यादा था, इसलिए मुझे अपना घर भी बेचना पड़ गया। मैं शराब का इतना आदी हो चुका था कि अब मुझसे कारोबार होता भी ना था। मैंने एक छोटा सा किराए का घर ले लिया। मैं जिस काम को भी करने के लिए पैसा लगाता, मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा था। अब मैं परेशान रहने लगा था। सिगरेट शराब पहले से ज्यादा पीने लगा था। मेरी सेहत भी अब खराब सी रहने लगी थी। राहीला के तवील सजदे भी ना मेरे कारोबार में बरकत डाल सके, ना ही मेरे हालात दुरुस्त कर सके। मुझे तो खैर अल्लाह के सामने झुकने की आदत ही ना थी। दिन ब दिन मेरा नुकसान होने की वजह से मैं बिल्कुल खाली जेब हो गया था। एक बार मैं बेहद परेशानी के आलम में जब नरमीन के फ्लैट में जाने लगा तो अपने एक दोस्त को मुस्कुराते हुए इस फ्लैट से बाहर जाते देखकर मेरा दिल धक से रह गया। नरमीन से शादी से पहले हम सब दोस्त ही इसके ग्राहक थे, लेकिन शादी के बाद मैंने अपने दोस्तों से साफ कह दिया था कि अब वो मेरी बीवी है। इसके बाद वो फ्लैट सिर्फ मेरे ही इस्तेमाल में था। मैंने अपने इस दोस्त को कहर भरी नजरों से देखा तो वो मुदाफाना अंदाज से सीढ़ियां उतर गया। जब मैं नरमीन के फ्लैट में गया तो वो भी खूबसूरत लिबास पहने मुस्कुरा रही थी। जिस दुनिया का मैं बासी बन चुका था,
ऐसे अंदाज की जुबान अच्छे से समझता था। मैंने नरमीन से गुस्से से बात की कि राशिद यहाँ क्यों आया था। वो कहने लगी, ये सवाल तुम खुद से पूछो। जब तुम मुझे खाने पीने में तंगी दोगे तो मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ तो भागदौड़ करनी पड़ेगी। ये सुनकर मुझे खामोशी इख्तियार करनी पड़ी थी। मैं गुस्से से नरमीन के फ्लैट से बाहर निकल गया। मैं अपने घर पहुंचा तो राहिला मेरे ही इंतजार में थी। सर पर दुपट्टा नमाज के अंदाज से पहना हुआ था। मैंने खाना मांगा तो दाल की एक प्लेट मेरे सामने रख दी। हमेशा मुर्ग मुसल्लम ही मेरी मरगूब ग़िज़ाएं थी, लेकिन इस वक्त भूख बड़ी शिद्दत से लग रही थी। मैंने वो दाल भी खा ली, लेकिन राहिला ने भूख ना लगने का बहाना बना दिया। मैं खाना खाकर सो गया। रात को प्यास की वजह से मेरी आंख खुली तो मैं किचन में आ गया, लेकिन राहिला को देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही थी। वो सूखी रोटी पानी के साथ खा रही थी। इसके सब्र को देखकर मेरी आंखें भर आई थी। मैंने सोचा, ये बाजारी लड़कियां कभी किसी की नहीं होती। मेरी बीवी राहिला कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो नरमीन ने उठाया था। वो भूखी तो रह सकती है, लेकिन इज्जत कभी नहीं बेच सकती। मुझे अपनी बीवी पर जी भरकर प्यार आने लगा था। वो हर हाल में मेरा साथ दे रही थी। मैंने नौकरी ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नाकामी का ही मुंह देखना पड़ रहा था। मजबूरन मैंने नरमीन से कहा कि वो जिस्म फरोशी शुरू कर दे, क्योंकि मेरे पास अपना घर चलाने का और कोई जरिया नहीं बचा था। वो खुशी खुशी राजी हो गई थी। मैं अब बीमार भी रहने लगा था। अब मैं राहिला के पास रहता था। मुझे हर वक्त खांसी और बुखार रहने लगा था। मेरी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी थी। मैं बस नरमीन के पास जाता तो हाथ फैलाकर पैसे मांगने लगता। ये मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। मैंने अपनी सारी दौलत भी इस पर लुटाई थी। तब मैं इसे अच्छा लगता था, लेकिन अब जब मैं इससे पैसे मांगता तो वो मुझे जलील और रुसवा करने लगती। कहती, तुम बेगैरत हो, औरत की कमाई बेशर्मों की तरह मांगते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मैं मायूस होकर वापस आ गया। वो एक वहशिया थी, इसलिए वैसी ही सोच रख सकती थी। मेरी नेक बीवी की तरह नहीं थी जो मेरी बीमारी की वजह से अपना सारा जेवर बेच चुकी थी। एक बार मुझे खून की उल्टियां होने लगी। राहिला बेहद परेशान हो गई, मुझे डॉक्टर पर ले गई। जो बीमारी मुझे लग गई थी, मुझे खुद से घिन आने लगी थी। मैं एड्स में मुबतला हो चुका था। जो गुनाह मैंने किए थे, ये बीमारी इसी का नतीजा थी। मैं बिस्तर से लग चुका था। मेरे घर की हर चीज मेरी बीमारी की वजह से बिकने लगी थी। राहिला हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रहती थी, लेकिन जो अजीब बात होने लगी थी वो ये थी कि राहिला कुछ दिन से मेरे लिए दुआई लेने जाती तो 2-3 घंटे बाद ही वापस आती थी। जब मैं पूछता कि इतनी देर कहाँ लग गई तो कहती, दवा बहुत दूर से मिली थी। वो मुझसे नजरें चुरा जाती। बहुत थकी थकी सी लगने लगी थी। नरमीन वापस अपने कोठे में चली गई थी। मेरा फ्लैट अब खाली रहता था। मेरे दोस्त अक्सर इसकी चाबी मुझसे मांग लेते थे। मैं भी इन्हें वो चाबी दे देता था। कुछ दिनों से मेरा एक दोस्त रोज मेरे घर मेरी खैरियत पूछने आने लगा और मेरे लिए फल और घर का जरूरत का सामान भी ले आता। मेरी अयाशी के वक्त मैंने भी इसे खूब पैसे दिए थे। इसके साथ मिलकर जिंदगी का भरपूर मजा लिया था। गुनाह की लज्जत बड़ी दिल फरेब सी लगती है। इंसान किसी दलदल की तरह से इसमें डूबने लगता है। लेकिन अब इस बिस्तरे मर्ग पर लेटे मुझे अब अपनी गुज़िश्ता जिंदगी बुरी और बेमायनी सी लगती थी। मुझे अपना दोस्त अपना मोहसिन लग रहा था, जो इस कड़े वक्त में मेरा साथ दे रहा था। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। वो मुझसे अक्सर फ्लैट की चाबी मांगने आ जाता और फिर जब चाबी लौटाने आता तो बहुत से फल और घर का राशन दे जाता। एक बार रहीला मेरी दवा लेने गई। कुछ देर बाद ही मेरा दोस्त मुझसे फ्लैट की चाबी मांगने आ गया। मैंने इसे चाबी तो दे दी, लेकिन मेरा दिल बड़ा बेचैन सा होने लगा था। घर में रह रहकर मैं तंग सा आने लगा था। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ देर अपने दोस्त के पास चला जाऊं, माहौल को कुछ बदल लूं। मेरी जिंदगी का तो कोई भी भरोसा ना रहा था कि कब खत्म हो जाए। इसलिए मैं इसी फ्लैट पर चला गया। अजीब बात ये थी कि फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था, मतलब शायद जल्दबाजी में बंद नहीं हुआ था। मैं अंदर आ गया। सामने का कमरा बंद था। मेरा मकसद भी ये नहीं था कि मैं भी किसी औरत के साथ वक्त गुजारूं, क्योंकि जो बीमारी मुझे लग चुकी थी, मुझसे सब औरतें ही दूर भागती थी। और राहिला कहीं इस बीमारी में मुब्तला ना हो जाए, मैं खुद इससे दूर रहता था। दिल में अब इस गुनाह की कोई तलब बाकी न रही थी। मैं बाहर सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा कि कब मेरा दोस्त वापस आए और मैं इससे कहूं कि वो मुझे कोई ऐसा काम दे दे जो घर बैठकर कर सकूं।
और कुछ पैसे कमा लूं। मेरा जिस्म अब बीमारी की वजह से लागर सा हो गया था। मेरा सांस हर वक्त फूलता रहता था, जैसे मैं हाँफ रहा हूँ। मेरे वजूद में बुखार की हरारत हर वक्त रहने लगी थी। मैं एक मैगजीन उठाकर पढ़ने लगा ताकि वक्त गुजर जाए। जब मेरे कानों में सिसकियों की आवाजें पड़ने लगी, मेरा दिल न जाने क्यों बेचैन हुआ था। जो लड़की कमरे में थी वो सिसकियों से रो रही थी, मेरे दोस्त की मिन्नत समाजत कर रही थी। कह रही थी, खुदारा मुझे मेरी नजरों में इतना मत गिराया करो, मैं बड़ी मजबूरी में यहाँ आती हूँ। मेरा शोहर बहुत बीमार रहने लगा है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी गैर इखलाकी तस्वीर और वीडियो किसी को मत भेजना। तुम मेरी इज्जत तक पामाल कर चुके हो, बार बार मुझे ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाते हो। खुदारा मेरे शोहर को कुछ मत बताना, वो ये सब सह नहीं पाएगा। वो आवाज सुनकर तो मैं बेजान सा हो गया था। वो आवाज मेरे लिए अनजान नहीं थी। मेरा दोस्त खबासत से हंसा था, कहने लगा, बड़ा घुमंड था तुम्हें अपनी शराफत पर। कैसे जोर से थप्पड़ मारा था तुमने मेरे मुंह पर उस दिन। मेरे मुंह पर कैसे थूका था, मुझे धक्के देकर निकाला था। मैंने इसी दिन सोच लिया था कि तुम्हें इस मुकाम पर लेकर आऊंगा कि तुम मेरे पास खुद आया करोगी। शुक्र करो तुम्हारे शोहर के खाने पीने की चीजें इसे दे जाता हूँ, वरना तुम्हारी मैं इतनी भी कीमत देने को तैयार नहीं था। मुझे लगा किसी ने मेरे मुंह पर जिल्लत का बड़ा जोरदार तमाचा मारा है। मुझे इस 17 साल लड़की की सिसकियां राहिला की सिसकियों में सुनाई देने लगी। वो भी मेरी इस दिन ऐसे ही मिन्नत समाजत कर रही थी। मुझसे कह रही थी कि मुझे पामाल ना करो। मैंने भी इस पर झूठे इल्जामात लगाए थे। जब मैंने किसी की इज्जत का पास नहीं रखा था, तो ये कैसे मुमकिन था कि मेरी बीवी पारसा होते हुए भी इस गुनाह की आग की लपेट में ना आती जो मैंने लगाई थी। मुझे बचपन की सुनी एक बुजुर्ग की बात याद आने लगी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, बीवी पर कोई गलत निगाह ना डाले, तो अपनी नजरों की हिफाजत करो। राहिला का कोई कसूर नहीं था, वो मेरे गुनाह की अजियत को सह रही थी। मुझे ये तो मालूम था कि जिस बीमारी में मैं मुब्तला हो गया हूँ, मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने किचन से तेज धार वाला चाकू लिया और कमरे का दरवाजा बुरी तरह से पीट दिया। मैं बहुत गुस्से में था। दरवाजा मेरे इस खबीस दोस्त ने ही खोला था। मैंने चाकू से इस पर कई वार कर दिए। वो मर चुका था। राहिला मुझे देखकर हैरत ज़दा रह गई। मेरे आंसू टूट टूट कर बह रहे थे। मुझे इस कम से लड़की की बद्दुआ लग गई थी। राहिला मुझसे डर रही थी। मैंने कहा, तुम्हारा कसूर नहीं है, ये मेरे किए की सजा है। मुझे मुआफ कर देना, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। वो ये सुनकर मेरे साथ लगकर रोने लगी। कहने लगी कि जब मैं कई कई दिन घर नहीं जाता था तो मेरा ये दोस्त राहीला को परेशान करने लगता था। एक बार राहीला ने इसे थप्पड़ मार दिया तो इसने बदला लेने के लिए राहीला की गैर मौजूदगी में घर में आकर वॉशरूम में कैमरा लगा दिया और मेरी बीवी की नाजेबा सी तस्वीर और वीडियो लेकर इसे ब्लैकमेल करने लगा। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। मुझे फांसी की सजा हो चुकी थी। राहीला जब मुझसे मिलने आती तो बहुत रोती। मैं भी फूट फूट कर रोता था। मैं इसे कहता, राहीला बस मेरा एक काम कर दो, इस मुलाजमा की बच्ची को ढूंढ कर इसे कहो कि मुझे माफ कर दे, वरना इसकी आह मुझे मरने के बाद भी अजियत में मुब्तला रखेगी। लेकिन वो लड़की राहीला को दोबारा नहीं मिली। कल मुझे फांसी हो जाएगी और मैंने अपनी जिंदगी की कहानी इसलिए लिख दी कि शायद कोई इस गुनाह की अजियत को समझ सके। खुदारा अपनी नजरों की हिफाजत करें, अपने लिए ना सही, अपनी बहन, बेटी, बीवी के लिए ही सही, वरना इस आग की लपेट से वो भी नहीं बच सकेंगी।